4 सेकेंड। तो यहां पर हो जाएगा t इज इक्वल टू, अरे यार क्या हुआ ये हैंग हो गया फिर से। कुछ तो गड़बड़ हो रखी है, रिकॉर्डिंग ऑन करते ही हैंग हो जा रहा है बार बार। फटाफट जो लिखा है ना उसका डायग्राम वायग्राम बना के कंप्लीट कर लो, जितना लिखा है उसको, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बनाने वाला, मैं फिर हवा में करूंगा क्वेश्चन। भैया हो जाओ, जो होना है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? यही क्वेश्चन था ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड इतना था। तो हमने बोला था t इज इक्वल टू 4 से लेकर 8 सेकंड तक का कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, टाइम लगा था 4 सेकंड्स। हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना? यस सर। क्या करेंगे? 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 4a, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन आ जाएगा 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब कंसिडर करते हैं टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड से t इज इक्वल टू 6 सेकंड तक। तो ऐसे में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का अपन निकाल चुके हैं कितना? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना लगा है? 2 सेकंड्स। फाइनल वेलोसिटी मेरे को चाहिए, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा? v is equal to u plus 8। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू 10 प्लस 2.5 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर्स पर सेकंड। आया ना वही आंसर? हाँ सर। मैंने बोला ना, एवरेज वाला जो है वो टाइम के लिए काम करता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए काम नहीं करता एवरेज वाला फंडा। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड ही इस तरीके से है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से डिफाइंड है। मतलब सॉरी, जो भी मतलब टाइम के हिसाब से, टाइम के करस्पॉन्डिंग हम लोग एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग नहीं। इसलिए टाइम के केस में काम कर जाता है, डिस्प्लेसमेंट के केस में काम नहीं करता। ठीक है, तो इस तरीके के रिजल्ट्स आपको खुद से सॉल्व करते वक्त बनाने होते हैं। ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल था, आपने 2 बार फटाफट इक्वेशन लिखी, सॉल्व हो गया। कभी कल को ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करके ही क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। और ऐसे क्वेश्चन हैं, इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन क्लास 11 में एनसीईआरटी की बुक में भी है। तो इसलिए इस तरीके के रिजल्ट्स बना लेने से आपको फायदा होता है। लेकिन जब रिजल्ट्स इस तरीके के बनाओ तो मेक श्योर कि आप सही तरीके से रिजल्ट बनाओ। ऐसा नहीं कि मन में जो आया मान लिया। जो अगर आपने रिजल्ट बनाया है उसके पीछे कंडीशंस भी सोचो, और उन कंडीशंस को वेरीफाई भी करो उसके हिसाब से दूसरा क्वेश्चन खुद से पूछ कर। ठीक है, दैट्स द वे यू लर्न। तब जाके एडवांस लर्निंग होती है कि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व किया। देखो, एक लर्निंग होती है क्वेश्चन आया सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए, बहुत स्लो लर्निंग होती है, बहुत कम सीखते हैं। ठीक है, एक होता है कि क्वेश्चन सॉल्व किया, उससे रिजल्ट्स बना लिए। इससे क्या होता है, कुछ रिजल्ट सही बनते हैं, कुछ रिजल्ट गलत बन जाते हैं, उल्टा नुकसान हो जाता है। एक सही तरीका क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व किए,
क्वेश्चन में कुछ भी नया लगा या कुछ भी लगा कि हाँ ये तो आसानी से याद हो जाएगा, तो उस रिजल्ट को सोचा, फिर उस रिजल्ट को वेरीफाई किया 2-3 अलग अलग तरीकों से, और फिर उस रिजल्ट को याद कर लिया, जिससे कि अगली बार जब सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओ। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ये प्रॉपर Yes. मेथड होता है एडवांस लेवल लर्निंग के लिए। बेसिक लेवल पे ठीक है, आप मतलब नॉर्मल कर सकते हो, प्रैक्टिस करने से हो जाता है बेसिक लेवल, लेकिन अगर नया क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए ये सब काम करने पड़ते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। Yes, sir. From the roof of a building of height 80 meter, a ball is thrown upwards with velocity 30 meter per second. Find the time taken by the ball to reach the ground. Easy क्वेश्चन एकदम, है ना? Yes, sir. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 80 मीटर की हाइट है। सबसे पहला स्टेप 1 है डायग्राम बनाना। यहां से बॉल को ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी से? 30 मीटर पर सेकंड से। ये बॉल टक 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 यहाँ पे आई। हमें बताना है कि इसने जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगाया। तो हम क्या बोलेंगे? डायग्राम बन गया। अगला स्टेप साइन कन्वेंशन, ऊपर प्लस नीचे माइनस। उसका अगला स्टेप सारा जो डेटा गिवन है उसको वापस से लिखना विथ साइन कन्वेंशन। तो u इज इक्वल टू कितना है? प्लस 30 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मैं g को 10 ले रहा हूं तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे आया है, बीच में कहाँ गया उससे मतलब नहीं है। इनिशियली यहाँ है, फाइनली यहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है। कितना हुआ है? माइनस 80 मीटर। और हमसे टाइम पूछा गया है। मैंने देखा कौन सी इक्वेशन लगेगी यहाँ पे? S equals to UT S plus is equal half to AT UT plus square. half AT square. माइनस 80 इज इक्वल टू 30t माइनस 5t स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया। दिस इम्प्लाइज 5t स्क्वायर माइनस 30t माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अच्छा नहीं लग रहा, 5 डिवाइड कर देते हैं। t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब अच्छा लग रहा है, t माइनस 8 इंटू टी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स आपका आंसर है। -2 नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव टाइम तो जाएगा नहीं, है ना? Yes, sir. इजी इनफ क्वेश्चन है ये। हाँ इसमें sir. सिर्फ एक ही चीज सीखनी थी कि आपको आप बीच में ऊपर गया बाद में नीचे, ऐसा मतलब नहीं, सिर्फ इनिशियल फाइनल में डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, है ना? हाँ sir. Yes, sir. और कुछ सीखने लायक इसमें नहीं था, लेकिन प्रॉपर मेथड्स यूज किया, आराम से आंसर आ गया, है ना? नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है कि नहीं कराया मुझे ठीक से ध्यान नहीं, बट मैं करवाता जरूर हूं। यहां पे एक और चीज को हम जो पहले सीख चुके हैं उसको वापस से एक बार एम्फेसाइज करेंगे उस चीज को, इसका सॉल्यूशन में। क्या दे रखा है? फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टावर 2 balls are thrown with same speed, one upward and one downward. टावर के रूफ से 2 बॉल्स को फेंका सेम स्पीड से, एक को ऊपर एक को नीचे, ठीक है? दे स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर टाइम t1 एंड t2 रेस्पेक्टिवली। टाइम t1 और t2 के बाद दोनों ग्राउंड से टकराते हैं। फाइंड द टाइम आफ्टर विच अ थर्ड बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम रूफ। तीसरी बॉल को अगर मैं सिर्फ उस रूफ से ड्रॉप कर दूंगा तो उसको ग्राउंड से टकराने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. जिसको ऊपर फेंका उसको टाइम t1 Yes, लगा, sir. जिसको नीचे फेंका उसको टाइम t2 लगा। देखो क्वेश्चन क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन मालूम है? कुछ तो दे दो, कोई डेटा तो दे दो, कुछ भी नहीं गिवन है, सोचो तो, है ना? सर वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ले सकते हैं। हाँ वो ठीक है, बट ना इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ना टावर की हाइट गिवन है, ना कुछ गिवन है, बस सिर्फ t1 और t2 दे रखा है। तो आपका जो आंसर है ना वो भी सिर्फ t1 और t2 के टर्म्स आना चाहिए। g आ सकता है ऑब्वियसली क्योंकि g तो कांस्टेंट है, बट t1 t2 और g के अलावा कोई और नया टर्म आंसर में नहीं आएगा। नहीं आना चाहिए। ये चीज समझ लो सबसे पहले। अगर आप अपने मन से नए नए टर्म्स में आंसर दे दोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है? Yes, sir. समझ में आई बात? ओके। Yes, sir. तो अब सबसे ज्यादा गलती इसी में करते हैं बच्चे,
कि अपने मन गढ़ंत आंसर लिख के आए थे, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन ही नहीं उसके उसमें आंसर लिख के आए। भगवान जाने क्या सोचते हैं, ऐसा काम नहीं करना होता। ठीक है बेटा, तो अब मेरे को कुछ समझ आ नहीं रहा, मतलब कोई बात नहीं, जो स्टेप्स बताए हैं फॉलो करूंगा। पहला स्टेप, डायग्राम बनाओ। मैंने बोला भैया टावर बना लेते हैं, कितने हाइट का पता नहीं, ओके कोई बात नहीं। एक बॉल को ऊपर फेंका, उतनी वेलोसिटी से दूसरी बॉल को नीचे फेंका, उतनी स्पीड से। ओहो, मतलब दोनों की स्पीड सेम है ना? यस सर। Yes, sir. तो जो कॉमन चीज होती है उसको अज्यूम करने में फायदा रहता है कि नहीं रहता है? हाँ सर। Yes, sir. सो लेट्स से कि जो स्पीड है इसकी ऊपर की तरफ यू है, इसके नीचे की तरफ यू है, ठीक है। और तीसरी बॉल को बस हमने ड्रॉप ही कर दिया है ना? ये पहली बॉल ऐसे ऊपर जाएगी, टक 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 टक, फिर अल्टीमेटली आकर तो नीचे ही गिरना है ना। दूसरी बॉल सीधे नीचे जाएगी फटाक से, तीसरी बॉल भी सीधे नीचे जाएगी, लेकिन पहली वाली दूसरी वाली बॉल के मुकाबले थोड़ा धीरे जाएगी, है ना? Yes, sir. ओके, बहुत ही अच्छी बात है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इस टावर की हाइट के बराबर। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टावर की हाइट के बराबर। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? टावर की हाइट के बराबर। ओहो, मतलब टावर की हाइट मानने में फायदा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। तो जो चीजें कॉमन है उसको एज्यूम करते जा रहे हैं, समझ में आ रही बात? Yes, sir. जो चीजें एक से ज्यादा जगह यूज हो रही है उसको एज्यूम करते जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप्स तो यही है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो टेक्निक सिखाई वो यूज हो रही है कि नहीं हो रही? यस सर। हाँ, sir. Yes, डायग्राम बन sir. गया। नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन असाइन कर लेते हैं। ऊपर की तरफ प्लस बोल देता हूं, नीचे की तरफ माइनस बोल देता हूं। हालांकि हम चाहते तो तीनों बॉल्स के लिए इंडिविजुअली अलग अलग साइन कन्वेंशन असाइन कर सकते थे, बट मैंने सोचा ऐसा नहीं करेंगे, हम तीनों के लिए सेम साइन कन्वेंशन लेंगे। तीनों के लिए ऊपर प्लस, तीनों के लिए नीचे माइनस, ठीक है। अब देखो कितनी बॉल्स है, 3 बॉल्स है, तो कम से कम 3 बार इक्वेशन तो बनाओगे ना, हाँ या ना? हाँ, sir. हाँ सर। तो तीनों की इक्वेशन लिखेंगे पहले। बॉल 1, बॉल 1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? प्लस यू है, एक्सेलरेशन माइनस जी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस एच, और टाइम कितना है? T1, है ना? हाँ या ना? Yes, sir. कौन सी इक्वेशन लगाऊं? A is equal to UT plus RT square. तो माइनस एच इज इक्वल टू यू T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। दिखने में अजीब लग रहा है, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। एच इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1, है ना? Yes, sir. यस सर। नाउ बॉल 2 की इक्वेशन। बॉल 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? माइनस यू, एक्सेलरेशन माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, टाइम T2। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? सेम तरीके से Same. करेंगे तो H इज इक्वल टू यू टी, यू T1 है यहाँ पे, यू T2 प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर बन जाएगा फाइनली। Yes, sir. दो इक्वेशन समझ में आ गई? Yes, sir. बॉल 3 की बताइए तो। बॉल 3 के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, टाइम निकालना है ना? कौन सी इक्वेशन लगेंगी? फिर से वही से, माइनस एच इज इक्वल टू Minus half GT square. माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर एच इज इक्वल टू, एच कैपिटल एच था ना, कैपिटल एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 3। क्या चाहिए आपको? T चाहिए. T3 टी चाहिए, है ना? क्या गिवन Yes, है? sir, T1 time और T. T2 गिवन है ना? जी अपने को पता रहता Yes. है। यस सर। क्या नहीं चाहिए? H नहीं चाहिए. एच। और कुछ? G. यू। जी तो यू। पता, जी तो कांस्टेंट, उसका और चिंता नहीं है। U भी नहीं यू चाहिए. नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? नीड टू एलिमिनेट H and U. एच एंड यू, है ना बेटा? एच और यू को एलिमिनेट करना है। अब मुझे बताओ,
3 इक्वेशन है, 2 चीजों को एलिमिनेट करना आसानी से हो जाता है। बट अब इसके बाद थोड़ा सा आपको अपना अक्ल लगाना है। देखो u यहां पर भी है, u यहां पर भी है ना, हाँ लेकिन सर। u यहां Yes, नहीं sir. है, राइट। यस सर। h तीनों जगह है, तो मुझे Yes. बताइए क्या एलिमिनेट करना आसान है, जो 2 जगह है उसको या जो 3 जगह है उसको? जो तीन जो जगह 3 दिया है। तीन जगह। जो 2 जगह उसको ना बेटा, कैसी बात कर रहे हो? मैं सिर्फ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करके u को हटा सकता हूं ना, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। है ना। और क्योंकि इक्वेशन 3 में u है भी नहीं तो अच्छी बात है, इक्वेशन 3 में पहले से u नहीं है, बहुत अच्छी बात है, उसमें पहले से u एलिमिनेटेड है। मैं इन दोनों में से भी अगर u एलिमिनेट कर दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा ना। यस सर। हाँ सर। समझ में आई बात? तो पहले मैं सिर्फ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करके u को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। बताइए मुझे क्या करना चाहिए, एनी आइडिया? सर ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे। यहाँ माइनस यू T1 है, यहाँ प्लस यू T2 है, ऐड कर देंगे। कैसे करते हैं? यहाँ T1 है, यहाँ T2 है। समझ में आई बात? हाँ सर। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं चाहूंगा इधर वाला u और इधर वाला u दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल करके फिर ऐड करूं, राइट? यस सर। तो मैंने सर बोला उसको T1 से मल्टीप्लाई करके और इसको T2 से मल्टीप्लाई करके 1 इंटू T2 कर देता हूं प्लस 2 इंटू T1 कर देता हूं, है ना। यस सर। तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस यू T1 T2, यहां हो जाएगा प्लस यू T2 T1, बराबर है। ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा। यस सर। यस सर। ओके, तो LHS में क्या आ जाएगा, h इंटू T2 और 2 का h इंटू T1, तो h इंटू T2 प्लस T1, हाँ या ना? यस सर। इसको T2 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया आपने, इसको T2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको T1 से मल्टीप्लाई किया, यही किया ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, h T1, यहाँ हो जाएगा h T2, दोनों को ऐड कर देंगे तो h इंटू T1 प्लस T2, राइट, इज इक्वल टू u तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या हुआ, इसको T2 से मल्टीप्लाई किया तो हाफ जी T1 स्क्वायर T2, इसको किया तो हाफ जी T2 स्क्वायर T1, बहुत बढ़िया बात है। तो हाफ जी तो कॉमन है ही है, अंदर क्या हो गया, T1 स्क्वायर T2 प्लस T2 स्क्वायर T1, राइट, यही है ना। यस सर। यस सर। सो हाँ सर। मैंने बोला यार यहां से भी T1 T2 कॉमन आके बाहर आ जाएगा, तो h इंटू T2 प्लस T1 इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2 इंटू T1 प्लस T2, राइट। बना के नहीं बनाइए, फिर दोनों Yes, तरफ sir. पता चल हाँ जाएगा। सर। अब साफ साफ Yes, दिख रहा है, sir. टक्कर टक्कर काट दो। यस सर, वो तो यहाँ दोनों क्या में बचा, है। h इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2, यही बचा ना। यस सर। और ये बन गया मेरा इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके मैंने इक्वेशन 4 बनाया जिसमें u नहीं है, राइट। अब मैंने बोला 4 और 3 को देखा जाए तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ जी T1 T2, कुछ करने के लिए बचा है क्या, सर इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट कर देंगे तो क्या बच जाएगा, देयरफॉर क्लियरली दिख रहा है ना, 3, 4 से डायरेक्टली दिख रहा है क्या, t इज इक्वल टू रूट अंडर T1 T2, राइट। यहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पर समझ में आ रही है ना बात। हाँ सर। यस सर। यस सर। आंसर में ना h आया, ना u आया, ना g भी नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। g आता तो Yes, sir. टेंशन वाली बात नहीं थी, पर g भी नहीं आया, राइट। यस सर। तो अब ये क्या हुआ कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें डेटा के नाम पे कुछ नहीं गिवन था, वो भी हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें भरोसा था कि हम अगर अपना प्रॉपर मेथड फॉलो करते जाएंगे, सही क्वांटिटीज को एज्यूम करके इक्वेशन लिख के सही क्वांटिटीज को एलिमिनेट करने का तरीका यूज करते जाएंगे, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ओके, सो ये मैंने इस पीपीटी में मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन रखे थे, इसके अलावा कुछ नहीं रखा था, क्योंकि मैं मेनली इसी पॉइंट पे एम्फसाइज करना चाहता था इस पीपीटी में कि कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, मैं एक ही चीज सिखाना चाहता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्या? सही तरीके से डायग्राम बनाएंगे, सही क्वांटिटीज को एज्यूम करेंगे, सही इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे और सही क्वांटिटीज को फिर एलिमिनेट करेंगे, तो आप हमेशा आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, दिस इज द मोस्ट बेसिक स्टफ।
ओके बेटा, हाँ Yes, सर। sir. sir. Yes, sir. ओके। सो सर ये वाला तो खत्म हो गया। अब क्या करना है? सर आप कुछ नया पढ़वा दीजिए। सर सर कुछ क्या नया। सर क्या फ्लोटेशन का रिवीजन थोड़ा करा देंगे सर? मेरा थोड़ा डाउट है उसमें। डाउट है? डाउट पूछो ना, बेटर रहेगा यार। पूरा चैप्टर आपको थोड़ा सा डाउट होगा, पूरा चैप्टर बोलते हो। पता चला मैं जो रिवीजन कराया उसमें आपके डाउट कवर भी नहीं हुआ। डाउट कहाँ पर है, मतलब किस टॉपिक में है? फ्लोटिंग बॉडीज में है, सबमर्ज्ड बॉडीज में है, कि पास्कल्स लॉ में है? कहाँ पर है डाउट? सर फ्लोटिंग वाले में, फ्लोटिंग बॉडीज। फ्लोटिंग बॉडीज में। फ्लोटिंग बॉडीज का कॉन्सेप्ट समझ में आता है? कॉन्सेप्ट पता है? कोई ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है? जब वो पानी से हल्का होता है, मतलब उसका वो जो डेंसिटी होता ये है तो पानी मैंने से। कभी नहीं बोला बेटा कि जो पानी से हल्का होता है तो फ्लोट करता है, क्योंकि स्टील से बना हुआ शिप भी फ्लोट करता है ना? सर जब सर बुओइंट फोर्स उसके वेट से ज्यादा होता है। ये भी मैंने नहीं बोला। मैंने सर बोला डेंसिटी ऑब्जेक्ट तब फ्लोट करता है जब बॉयंट फोर्स उसके वेट के बराबर हो जाए, यही बोला है ना? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. यस सर। देखो भैया, कंटेनर है, कंटेनर में मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो क्या होगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा mg, और बॉयंट फोर्स ऊपर लगेगा b। अगर बॉयंट फोर्स बढ़ा हुआ तो ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा, mg बढ़ा हुआ तो ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा। फ्लोट कब करेगा? जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों इक्वल होंगे Equal ना। होगा. When both will be equal. हाँ, तो इसका यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं कि इस केस में डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना होगा। ये जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है ना, जहां पानी होना चाहिए था, ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना होगा ना, ये निकालने के लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज करते हैं। समझ में आई बात? फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स में आपके पास जो क्वेश्चन बनेंगे वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम या सबमर्ज्ड वॉल्यूम, या ऊपर कितना वॉल्यूम है, मतलब पूरे वॉल्यूम में से नीचे वाला वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऊपर कितना वॉल्यूम, वो भी निकाल सकते हो ना। यस सर। इसी चीज पर हाँ, बनेंगे। सर. ऑब्वियसली इस चीज के वेरिएशन बन सकते हैं, बट मेनली इसी चीज पे बनेंगे। ठीक है? ओके हाँ सर। यस सर। ओके। सो अब Yes, sir. बॉयंट फोर्स जो है वो mg के इक्वल होता है, तब फ्लोट करता है ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा? अब देखो, बॉयंट फोर्स mg के इक्वल कब होगा? बॉयंट फोर्स होता कितना है? ये होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यस सर। that is equal to density of liquid into volume submerged into g। ग्रेविटी। तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी इज इक्वल टू mg हो जाएगा, तब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, है ना? तो इसमें क्या होगा, g से g मर गया, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज इक्वल टू m। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम सबमर्ज्ड जो है वो क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। है ना? और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होता है? ये होता है मास अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज निकाल सकते हो। वॉल्यूम सबमर्ज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? दैट विल सिंपली डिवाइड करके क्या मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड। राइट? लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कब वैलिड है? दिस इज वैलिड ओनली फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। मतलब पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, खोखले ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं करेगा, हॉलो ऑब्जेक्ट्स के लिए काम नहीं करेगा, है ना? हाँ सर, क्योंकि डेंसिटी नहीं है ना। क्योंकि बीच में हॉलो है ना, तो वो तो अलग चीज हो जाएगी। राइट? मतलब वो दैट्स लाइक शिप, है ना? तो बेसिकली हम बॉयंट फोर्स को mg के इक्वल करके इस जगह पहुंच सकते हैं कि सबमर्ज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। याद नहीं करना है इसको, हर बार क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करो, बट आपको पता होना चाहिए रास्ता क्या है।
ठीक है, समझ में आई Yes. बात? ये होता है क्या? आपका फ्लोटिंग Yes, ऑब्जेक्ट, sir. फ्लोटिंग बॉडीज का ये फंडा है। हमेशा एक ही चीज पे फोकस करना है कि बॉइंट फोर्स जो होगा वो mg के इक्वल होगा, ठीक है। अब हाँ, ये बोल सकता नहीं जिसका डेंसिटी जो है वो पानी से कम है, अब इसको मैं पानी के अंदर लाके छोड़ दिया तो बताओ ऊपर की तरफ का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो उसके लिए क्या करोगे, उस केस में वॉल्यूम, क्योंकि पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है, उस केस में डिस्प्लेस वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अगर ये Yes, sir. अगर ये पूरा सबमर्ज्ड है तो डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट Volume of object. Yes, sir. उसका यूज करके बॉइंट फोर्स निकल जाएगा। Yes, sir. फिर मास से डिवाइड। ऊपर बॉइंट फोर्स, नीचे mg, बॉइंट फोर्स माइनस mg इज इक्वल टू ma, Yes, sir. है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसके भी, समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ Clear है? सर। हाँ, अब आप बताइए आपका स्पेसिफिक डाउट कहाँ पर था, क्वेश्चंस में था या थ्योरी में था? थ्योरी में तो इतना ही है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स में। हाँ सर, थ्योरी में ही था बस, क्लियर है? क्वेश्चन अभी नहीं था। ओके, अच्छा, और कुछ किसी को डाउट हो तो बताओ फटाफट। सर आप एडवांस क्लासेस में क्या पढ़ाएंगे उसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए अभी। देखो मैं आप, चलो ठीक है, बता देता हूँ मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। मेरा टारगेट क्या क्या मैं वो बताता हूँ, ठीक है। उसमें से क्या हो पाता है ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ना मैथ्स में, Yes, sir. हाँ सर। मैं आपको एक, तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ है सर नहीं पढ़ा। सर, बिल्कुल नहीं पढ़े पढ़े हो? हैं सर, थोड़ा सा भी नहीं पढ़े हैं। थोड़ा सा भी नहीं पढ़े हो? नहीं सर, नहीं पढ़े हैं। नो सर। सब पढ़े हैं। सब पढ़े हैं पढ़े सर। हैं नहीं सर, वो लोग कोई बात अपने नहीं, से कोई बात किए नहीं, कोई हैं। बात नहीं, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, मैं पढ़ा दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। बट ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास, देखो समझो बात को, मुझे लगा क्लास 9th में आपका ट्रिग्नोमेट्री है, नहीं है क्या 9th में ट्रिग्नोमेट्री? सर 10 में। नो सर। इनमें कोई बात नहीं। 10 में कोई है। बात नो सर। कोई बात नहीं, डोंट वरी। हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री 10 में है। का बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपको क्लास 9-10 में है वो लेकर थोड़ा सा हायर लेवल और जाऊंगा मैं, ठीक है। हल्का सा आइडिया लेंगे बस, ट्रिग्नोमेट्री खाली आइडिया लेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ इतना पढ़ेंगे जिसकी मेरे को फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, मैथ्स वाली ट्रिग्नोमेट्री मेरे को नहीं पढ़ानी है आपको। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री काफी डिटेल में रहेगी, फिजिक्स में मेरे को सिर्फ काम चलाओ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट, इसके बाद वेक्टर्स जो आपको हल्का फुल्का आइडिया दे रखा है ना मैंने, नहीं सर, पर पढ़ रखा है। वेक्टर सब पढ़ा है। बोले थे कि करवाएंगे। पढ़ा मैंने है। पढ़ाया है आप लोगों को, राइट? यस सर। नहीं भी पढ़ाया तो कोई बात नहीं, वेक्टर्स में पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ाते हुए, ठीक है। इसके बाद मतलब ये बेसिकली वो मैथ्स है जो फिजिक्स में बहुत जरूरी होते हैं, इसको कहते हैं मैथमेटिकल टूल्स। इस चैप्टर का नाम बोला जाता है मैथमेटिकल टूल्स। ये इतना ज्यादा, यूं समझ लो बेटा कि क्लास 9th 10th में आपको 11th 12th के टॉपिक्स अगर मैं नहीं पढ़ा पाता हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा पाता हूं क्योंकि आपको ये चीजें नहीं आती हैं ठीक से, ठीक है। मतलब अगर ये चीजें आपको पहले से मालूम हो ना, बच्चों को पता हो नहीं सकती, बट लेट्स से क्लास 6-7 में बच्चे को पता हो ना ये चीजें, तो क्लास 9-10 में आपको पूरा 11th 12th का फिजिक्स पढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले पढ़ाऊंगा मैं। इसमें कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा पता होगा, कुछ लोगों को थोड़ा कम पता होगा, डोंट वरी, मैं फिर भी पूरा पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस सर। यस मैं सर। पढ़ाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें बहुत मजा आता है। हाँ सर। हाँ सर। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा फोर्स। फोर्स जो आप लोगों ने हल्का फुल्का पढ़ा है ना, फोर्स बैलेंसिंग, यस सर। उसमें Yes, हम sir. लोग काफी डिटेल में जाके फोर्स बैलेंसिंग करेंगे, और कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स वाला भी केसेस भी, कुछ अच्छे केसेस डिटेल में करेंगे। मतलब मैं रिलेटिव मोशन भी पढ़ाऊंगा,
कंस्ट्रेंड मोशन भी पढ़ाऊंगा। कंस्ट्रेंड मोशन आपको एक बताता हूँ, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें क्लास 11th के बच्चे इतना रोते हैं बेचारे, इतना रोते हैं, और इतना आसान है नहीं है, फिर भी रोते हैं। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्लास 9th के बच्चों को पढ़ाया जाए ना तो ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं वो। जितनी बार ही पढ़ाया ना क्लास 9th में, उनका रिस्पॉन्स क्लास 11th के बच्चों से ज़्यादा अच्छा आया है। ठीक है, 11th के बच्चे क्यों रोते हैं? क्योंकि वो परेशान रहते हैं कि अरे कितना चीज़ नया नया आ रहा है, कितना चीज़ नया नया आ रहा है। क्लास 9th के बच्चे क्यों अच्छा करते हैं? अरे कितना बढ़िया बढ़िया चीज़ नई नई सीख रहे हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ नई नई सीख रहे हैं। एक्साइटमेंट का फर्क होता है, समझ में आई बात? सिर्फ एटीट्यूड का फर्क होता है। क्लास 9th में आप लोगों को नया नया चीज़ सीखने का मन करता है, क्लास 11 में इतनी सारी नई नई चीज़ आती है कि कुछ सीखने का मन ही खत्म हो जाता है। सिर्फ इस वजह से मैंने देखा है कि क्लास 9 के बच्चे ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं क्लास 11 के मुकाबले। ठीक है, ओके। Yes, sir. यस सर। उसके बाद रिलेटिव मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन के बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी, और थोड़ा सा स्लाइटली। इसके बाद अगर आपका रिस्पॉन्स यहां तक अच्छा रहा, अगर अच्छा रहा तो इसके आगे दो रास्ते में, अगर अच्छा रहा तो मैं सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत। अगर अच्छा नहीं रहा तो मैं दूसरी चीजें पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जैसे कि मतलब अच्छा नहीं रहेगा, मतलब सब कुछ अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तब, तो मैं दूसरी चीजें पढ़ाऊंगा जो थोड़े इजियर चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और इसके बाद अगर टाइम बचा, इन दोनों में से कोई भी एक चीज करने वाला अगर टाइम बचा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पे चले जाएंगे हम लोग, ऑसिलेशन पर। मतलब बेसिकली मेरा टारगेट ये है कि अगर टाइम मिला हमें, डिपेंडिंग ऑन कि आपके एग्जाम कब हो रहे हैं, हम कितनी क्लासेस रेगुलरली कर पा रहे हैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं क्लास 11th का 50 से 70% सिलेबस कंप्लीट करने का मेरा टारगेट है। देखो, 50 से 70% सिलेबस विद 60% एफिशिएंसी। मतलब क्लास 11th के टॉपिक में जो डिफिकल्ट जाता है बहुत ज़्यादा, जो बोर्ड में नहीं आता, इनफैक्ट क्लास 11th के बच्चों के भी वो सिर्फ जेई एडवांस वगैरह में आता है, वो टॉपिक्स में हो सकता है एकदम हल्का सा छू के निकल जाए। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ 60% एफिशिएंसी से, तो मतलब बेसिकली 30% से लेकर 40% के बीच में आपका सिलेबस मैं 11th क्लास का कंप्लीट करा देना चाहता हूँ। ठीक है बेटा? हाँ सर। ओके सर। हाँ Okay, sir. ये सब पढ़ने में देखो, जो जो इंटरेस्टिंग है ना 11th क्लास में, जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं वो सारे पढ़ लेंगे, जिसमें नया नया चीज़ सीखने को होता है। अब क्या होता है, दो चीज़ें होती है 11th क्लास में 12th क्लास में आगे। एक तो कुछ पोर्शन होता है जिसमें नया नया चीज़ सीखने को होता है, उसमें बच्चों को मजा आता है, लेकिन वो नया नया चीज़ सीखने में बच्चे इतना थक जाते हैं कि जब उन नई चीज़ों का एप्लीकेशन आता है ना, तब तक के लिए एनर्जी बचती नहीं। तो मेरा ये टारगेट है कि वो नई चीज़ें जो ईजियर है वो आप सीख लो, हल्का फुल्का आइडिया हो आपको। अभी सीख लोगे, 11th में जाते जाते कुछ भूल भी जाओगे, भूलोगे ही, है ना? हाँ या ना? यस सर। हाँ Yes, सर। लेकिन जब उसका 11th क्लास में वो चीज़ें दोबारा पढ़ाई जाएंगी तो इजीली सीख जाओगे ना। yes, sir. याद आ जाएगा। हाँ सर। तो एनर्जी बच जाएगी हायर लेवल चीज़ें ट्राई करने के लिए। Yes, sir. बस वही Yes. टारगेट है इसका। ठीक है, कि 11th में आके आपको झटके ना लगे कि यार ये क्या चल रहा है क्लास में, सर कुछ कुछ बकवास किए जाते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है, ये ना होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा करता है तो ऑब्वियसली उसको इन चीज़ों का फायदा नेक्स्ट ईयर आप लोग आपके बैच में एनटीसी वगैरह में जरूर मिलेगा। लेकिन एक और बात, इफ यू आर ट्राइंग फॉर एनटीएससी, तो देखो यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो उसमें एसएसटी आता है ज्यादा। बायोलॉजी, ये पोर्शन तो हम लोग करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बट इसके बाद जो आपका जनरल नॉलेज और सोशल स्टडीज वाला जो पोर्शन है ना, अगर कोई आप में से एनटीएससी की तैयारी करना चाहता है तो ये जीके एंड सोशल स्टडीज
वाला जो पोर्शन है उसको अभी से कोई बुक खरीद के पढ़ना शुरू कर दो एनटीएससी के लिए, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि क्लास 10th में एनटीएससी है, मैं 10th में ही पढ़ूंगा, पहली बार वो भी एग्जाम से 2 महीने पहले उठाऊंगा, तो यार इसमें अगर आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो ना तब भी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहां पर बच्चों के परसेंटेज सीधे जो सिलेक्ट होते हैं उनके 80% आते हैं, जो सिलेक्ट नहीं होते हैं उनके 30% आते हैं। तो ये 50% का जो गैप है ना वो यहां आप कवर नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। हाँ तो सर। बेसिकली सारा का सारा गेम जो है ना वो जनरल नॉलेज और सोशल स्टडीज में पड़ जाता है। इवन इफ यू स्कोर फुल मार्क्स इन पीसीएमबी एंड एप्टीट्यूड, इवन देन सिलेक्शन नहीं होता। कई मेरे खुद के स्टूडेंट्स का बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ है, फुल है मार्क्स है यार, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले जो ऑलमोस्ट फुल है, मतलब 50 में से 47 48 मार्क्स है, एप्टीट्यूड में 50 में से 40 मार्क्स है, 45 मार्क्स है, मतलब 90 पार कर चुके, 92 93 95 भी था एक बच्चे के, पर ओवरऑल कट ऑफ 120 था। तो अगला जो 50 जो जनरल नॉलेज और सोशल स्टडीज का था ना, उस 50 में वो 12 नंबर लेके आया है। समझ में आई बात? 15 नंबर लेके आए, 17 नंबर लेके आए, तो उनका नहीं हो पा रहा था। उस 50 में से कम 30-35 लेंगे तब तो बाकी जगह एक्स्ट्रा करके स्कोर कर पाएंगे, है ना। तो अगर आप एनटीएससी क्रैक करना चाहते हो, आप में से किसी का भी अगर टारगेट है एनटीएससी का, तो अभी से बोल रहा हूं सोशल स्टडीज की बुक, एनटीएससी की कोई बुक मंगाइए सोशल स्टडीज वाली, और उसको बैठकर पढ़ना शुरू कर दीजिए जब मौका मिले, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर। ये अगर क्रैक हो जाता है तो फायदा पता क्या क्या होता है? सबसे पहला तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बहुत जबरदस्त फायदा होता है। ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं तो भैया ऑलरेडी वहां पर हूं, यहाँ से मेरा सिलेक्शन आसानी से, मैं थोड़ा सा एफर्ट और लगाऊंगा, मेरा जेईई एडवांस में हो जाएगा, मेरा मेडिकल में हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉन्फिडेंस है। दूसरी चीज, थोड़ा सा मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, जो इतना मिल जाता है कि इससे आपका क्लास 11 12 की फीस निकल जाती है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ऑब्वियसली फायदे तो हैं ही, बट 11 12 की फीस निकालने के लिए इतना एफर्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना एफर्ट क्यों लगाएंगे आप लोग? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस चाहिए जिसका यूज करके हम 11 12 में और अच्छे से परफॉर्म करेंगे, है ना। आया ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अगर एनटीएससी की तैयारी करनी है तो मैं बोल रहा हूं कि ये इन सब्जेक्ट्स पे और फोकस करना, ठीक है। मतलब वो यूपीएससी जैसा है, एसएसटी बहुत ज्यादा रहता है उसमें। नहीं उतना नहीं है, जीके और उतना नहीं है। पीसीएमबी और वो क्या नाम है एप्टीट्यूड हाँ का सर, वेटेज मतलब ज्यादा है। वैसे। मतलब ये समझ लीजिए 50-50-50 है, 50 + 50 + 50 है। 50 जनरल एप्टीट्यूड, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी होती है उसमें, 50 का पीसीएमबी साइंस, और 50 का सोशल स्टडीज एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। अब थोड़ा बहुत ही वेटेज ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभार, इनफैक्ट शायद रिसेंटली चेंज हुआ और मैंने शायद फॉलो नहीं किया इस साल, तो लेकिन कुछ कुछ ऐसा रहता है कि बिना इसके एनटीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ओके ओके सर। यस सर। तो जो भी है हम लोग ये सब कर लेंगे। तो आपको इतना बोल रहा हूँ कि क्लास 10th में जब आप पढ़ोगे ना चीज़ों को, तो आपको लगेगा क्या पढ़ा रहे, तो हल्का हल्का चीज़ है, सब कुछ ज़्यादा अच्छे समझ में भी आएगा। 10th में अपने आप थोड़ा ज़्यादा मतलब थिंकिंग का आपका जो कैपेसिटी है ना वो भी बढ़ जाएगा, और जितना जल्दी बढ़ जाए उतना अच्छा रहता है, ठीक है बेटा। हाँ इसको सर। डाउट हो Yes, तो बताइए, sir. इससे ज़्यादा मेरे को इस एडवांस के बारे में कुछ बताने की जरूरत बताने की मेरी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि हो गया है। इससे ज़्यादा क्या ही बताऊंगा मैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट थर्सडे से ही आपकी क्लासेस शुरू करूंगा फिजिक्स की, नहीं तो मैं फाइनली आपको परसों आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है, कि ओके सर। कब कब क्लासेस ओके सर। ओके, अभी के लिए क्लास ओवर है, टाटा बाय बाय। ओके सर। Thank थैंक यू you, एंड बाय sir. सर। गुड Thank नाइट you, sir. सर। Bye, sir. Good night, sir. गुड बाय गुड नाइट सर। गुड नाइट।